कि यार ये स्क्रिप्ट बदल दो, बहुत पुराना हो गया, फॉर गॉड सेक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करो। लेकिन अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दी है। यहाँ से बातचीत हम शुरू करते हैं एक पाकिस्तान के ऑफिशियल आदमी ने। नहीं ताहिर साहब, ये अक्सर हर चीज जो है ना, अब मैंने तो वो जो गुस्ताखी वाले खाके थे वो मैंने तो नहीं बनाए। मैं तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का मेंबर नहीं हूं। तो ये हर चीज इनका यही है कि किसी और पर ब्लेम डालना। मैं कह रहा हूं जब तक अपने गिरेबान पे इंसान ना देखे, अगर मेरी गलती है, जब तक ये मैं ना पहचानूं कि मेरी गलती है, मैं उसको दुरुस्त कैसे, मैं अपना किबला दुरुस्त कैसे करूंगा। यही पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है कि उनकी कहाँ गलती है। और आप एक बात, मैं और आपके जरिए, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए एक और बात पाकिस्तानी जो लोग हैं, अवाम है, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका मुल्क 96% मुस्लिम है, 97% मुस्लिम है, उसके बाद आप कहते हैं आपके मुल्क में इस्लाम खतरे में है। तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि साजिशें भी आपके खिलाफ हो रही हैं। आपका मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था, फिर साजिशें आपके खिलाफ हो रही हैं। तो ये पूरा एक माहौल जो कि इंडिया कर रहा है। अब आप इनसे पूछ लीजिए, शहबाज गिल साहब से, कि इंडिया कैसे कर रहा है। इनको नहीं पता इंडिया कैसे कर रहा है, लेकिन उनको पता है कि चूरन बिक जाता है आराम से। लोग हैं, जज्बाती कौम है, जज्बाती लोग हैं। आप बोल दे इंडिया कर रहा है, हिंदू कर रहा है, यहूदी कर रहा है, तो बिक जाएगा, ये माल बिक जाएगा। ये इसको देखिए, हमारे यहां भी फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी, राइट? एक तरीके से हैंडल करा, वो लोग लाल किले तक आ गए। आपको पता है उन लोगों ने क्या क्या हरकतें करी। लेकिन ऐसी मास किलिंग्स नहीं हुई कि तेजाब के अंदर पानी मिला के उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, या उनके ऊपर शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए हैं, या कोई डीएसपी को या पूरे थाने को उड़ा के ले गए। ऐसा इंडिया नहीं हुआ। क्योंकि आपको बात करनी है, ये बातें क्यों बिगड़ रही हैं, ये इंडिया को दोष दे रहे हैं, इंडिया की तरफ उंगली उठा रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने इसको मिसमैनेज करा है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है इमरान खान का, वो कहां है इस वक्त? भाई इंटीरियर मिनिस्टर तो ये कह रहा है सब ठीक है, एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले, कोई इशू ही नहीं है वहां पे। तो आप देखिए ना, आप शुतुरमुर्ग की तरह नजरें हटा दें किसी चीज से, फिर जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए तब आप बोलेंगे साहब ये तो हिंदू काफिर है, उसकी गलती है, उसने करा है। अपने गिरेबान में नहीं झांकते। इसलिए बार बार, ये पहली बार नहीं हो रहा, 2017 में भी हुआ था, उसके पहले भी हो चुके हैं। ऐसी तंजीमें सड़क पे आती हैं और आती रहेंगी आगे से, क्योंकि इनको मैनेज ही नहीं करना आता। डेमोक्रेसी की आदत नहीं है ना। इमरान खान साहब खुद तो डेमोक्रेट है नहीं, खुद रावलपिंडी के आशीर्वाद से बन के आया है प्राइम मिनिस्टर। तो वो ऐसी ही चीजें हर समय ढूंढता है कि कहां से कोई एक्सटर्नल सोर्स आ जाए और चीजें फिट कर दे, या मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स को ब्लेम कर दूं, किसी पे उंगली उठा दूं मैं कि साहब ये तो हिंदुस्तान का, ये मेरा थोड़ा है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ा है। अच्छा, जब आप ये कहेंगे कि इंडिया ने करा है, फिर आपने मुल्क को एक कॉमन दुश्मन दे दिया साहब। आपने मुल्क को कॉमन दुश्मन दे दिया कि देखो आपके पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ एक हिंदू है जो साजिशें कर रहा है आपके खिलाफ। तो आपने फिर मुल्क को एक कर दिया, एकजुट हो गया, जिसको हिंदी में कहते हैं मुल्क। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक। हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट के बारे में बहुत सारा हंगामा हो गया, बहुत सारी आगजनी हो गई। उसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा गया, जलाया गया। इसी के ऊपर हमारे आज के वीडियो क्लिप में हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सनल, पाकिस्तान के एंकर्स, मीडिया एंकर्स बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के हर मंत्री और प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक, पीटीआई, सब ने इसके लिए भारत को दोष दिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में मीडिया के एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं और उनका रिएक्शन लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो क्लिप अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। ब्लेम एन एक्सटर्नल फैक्टर, प्रॉब्लम इनके अंदर है। नहीं, वो प्रिसाइजली जब आपको अटैक करते हैं, और पहले भी कई बार कर चुके हैं ऑफिशियल, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ना ये गुस्ताखाना कार्टून आपने बनाए, ना आप टीएलपी के मेंबर हैं, ना आपका कोई लेना देना, ना आपने कभी कोई इस इशू पे बात की। तो आपने समझाने की भी कोशिश की अभी सबको कि यार ये चूरन ना बेचो। और इमरान खान ये कहते हैं कि भाई मैं खुद ये सारा काम संभाल लूँगा। मुझे तो ऐसा लगता है गौरव भाई कि जिस तरह इन्होंने
इमरान खान ने फॉर द लास्ट 2 इयर्स इस इशू को उठा के इस्लामोफोबिया की पुकार हर जगह फैलाई, उससे क्या आप ये नहीं देखते कि ये खुद जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की कम्युनिटी को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेकर जाने के हवाले से? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ताहिर साहब। दे आर टोटली 100% रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। इमरान खान ने रिलीजन का जिसको कहते हैं ना कि रिलीजन का कवर फायर लिया रिलीजन का, अपना एजेंडा को आगे चलाने के लिए, जैसे कि और भी पाकिस्तान में सियासतदान लेते आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा, एक लेवल पे ये भी कहूंगा कि इमरान खान ने ये कोशिश करी कि जो मेन मुद्दे हैं पाकिस्तान में उनसे दूर करे लोगों को, उनसे उनकी नजर हटाए। अब देखिए महंगाई किस तरफ जा रही है पाकिस्तान में, लोगों को 2 रोटी खाने के लिए नहीं है। जो दिन में 2 बार खाना खाते थे अब 1 बार खा रहे हैं, उसमें भी भरपेट खाना नहीं खा पा रहे। वो उसका फोकस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब चीज अच्छी है ना, इंडिया में भी बहुत गुर्बत है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक जनरल डायरेक्शन रहा है गवर्नमेंट्स का, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी रही हो, एक जनरल डायरेक्शन थोड़ा बहुत दाएं बाएं करके पीपल नो दैट इनको क्या डिलीवर करना है। कभी फेल होते हैं, कभी पास होते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं रहा जैसा इमरान खान ने पूरा ही झूठ बोल दिया। एक आपने पहले इस्लामोफोबिया के ऊपर बोला कि हम टीवी चैनल खोलेंगे, इन्होंने ऐलान कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि साहब हम ईरान के साथ चल के, तुर्की के साथ चल के ट्रेन लगाएंगे, पूरी अपनी ट्रेन बनाएंगे और ट्रेन के थ्रू। ये ऐसी जो अलिफ लैला की कहानियां हैं, ये पब्लिक को सुनाता रहता है। फिर कहता है कि अगर आपको इस्लामिक कल्चर के बारे में देखना है तो आप अर्दुगुल गाजी देखिए। ये ऐसी बातें करता है। वैक्सीन फराहम नहीं कर पा रहे ये लोग। अभी आज ही इंडिया में कल ही ये अनाउंसमेंट हुआ है कि 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगेगा। इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था, इंडिया ने रोक दिया है। 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है। इन्होंने खरीदने की कोशिश भी नहीं करी। ये इन सब चक्करों में पड़ ही नहीं रहे। जो गवर्नेंस के मामले है ना, इसमें सब गवर्नेंस के मामले। आपका चौधरी फवाद है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, वो कह रहा है मैं मोबाइल फोन ऐप बना रहा हूं कि किस वक्त आपका जब रोजे होंगे और किस वक्त आप डायरेक्शन किस तरीके से देखेंगे कि चांद कब निकलेगा। अरे भाई, चांद निकालने के लिए मौलवी हजरात है ना, वो निकालेंगे चांद। तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करता और वैक्सीन निकालता कि पाकिस्तान में किस तरीके से प्रोडक्शन हो। अलग अलग कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं। साउथ अफ्रीका ने शुरू कर दी है। इंडिया ने अभी जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक, उसको परमिशन दे दी है कि हम यहाँ पे वो करेंगे। नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग दैट इन इंडिया, विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन अ फ्यू वीक्स टाइम। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से दूर करने के लिए आपने इस्लाम का वो जिसको कहते हैं शगुफा छोड़ दिया कि इस्लाम खतरे में है और इस्लामोफोबिया हो रहा है। ये सब अगर हो रहा है तो ठीक है, तुम्हारे सर पे जिम्मेदारी छोड़ना है पूरे मुसलमानों की दुनिया में। देयर आर 57 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड ताहिर साहब, 57। किसी और ने तो नहीं बोला कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल देंगे, किसी ने नहीं बोला। सऊदी अरब से मुसलमान ज्यादा थोड़ा है पाकिस्तान में बैठे हुए। मतलब जिसको कहते हैं कि असली मुसलमान जो है सऊदी अरब से तो शुरू हुआ था, उससे पक्के या उससे पाक मुसलमान थोड़ा है पाकिस्तान में या कतर में या दुबई में या तुर्की में। कोई तो नहीं बोल रहा कि इनको निकालो। भाई यही अपने खलीफा बने हुए पाकिस्तानी के ना, इसको निकाल दो उसको निकाल दो। पता नहीं कि मुझे ज़हनियत समझ में ही नहीं आती इनकी। तो मेजर गौरव भाई ये बताइए कि ये जो सिचुएशन पाकिस्तान में है ये कोई नई नहीं है इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की और इस्लामिक कार्ड के नाम पर भड़काव की। अब ये सिचुएशन एक बार फिर सामने आई और कोविड का ज़माना है, टफ टाइम है, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब है। भारत में इस प्रोटेस्ट को भारतीय मीडिया या भारतीय जो एनालिस्ट हैं वो कैसे देख रहे हैं? देखिए साहब, यहाँ पे कवरेज तो हुआ है पाकिस्तानी प्रोटेस्ट का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंगाल और असम के इलेक्शंस की बात हो रही है, कोविड का मामला है यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूज़ जो है ज़्यादातर जो इंडिया में चलती है, लोकल न्यूज़ ज़्यादा चल रही है। तो जो पाकिस्तानी एनालिस्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे कि इंडिया वाले बड़े मजे, इंडिया वालों के पास टाइम नहीं है। इंडिया वाले तो अपने इलेक्शन में ही लगे हुए हैं। हमारे लिए तो इलेक्शन ही बहुत बड़ा एक मेला होता है। हर 2.5-3 महीने में किसी न किसी स्टेट में यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है। ताहिर साहब तो उसी में लगे हुए हैं। मीडिया सिर्फ 2 या 3% कवर कर रही है। वो हम जैसे एनालिस्ट हैं जो टीवी पे जो पाकिस्तान को बड़ी एक पैनी नजर से देखते रहते हैं, 24 घंटे पाकिस्तान को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग कमेंट कर रहे हैं। आप किसी भी नेशनल चैनल पे देखिए, ज्यादा इसके ऊपर कवरेज नहीं आया। आता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 24 घंटे यही खबर चला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे अभी अपने इश्यूज हैं, जैसे इलेक्शंस हैं। पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि बंगाल में बीजेपी आएगी या तृणमूल कांग्रेस आएगी, असम में क्या रहेगा, बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी कि कोई और सरकार आएगी। लोगों को ये ज्यादा इंटरेस्ट है कहां पे कोरोना है, वैक्सीन कहां पे फराम हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स क्या हैं,
क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं? ये लोगों के मसाइल हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हाँ, बट एक बात है जो मीडिया ने कवर करा और सोशल मीडिया ने कवर करा। जब हमारे यहाँ किसान आंदोलन हुआ था तो एक एनालिस्ट है, मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं समझता, उन्होंने ट्वीट करा था साहब कि इंडिया हैज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट, ये करके उन्होंने बोला था। जब वो लाल किले पे ट्रैक्टर लेके कुछ खालिस्तानी चढ़ गए थे तो बोला इंडिया इज बीन स्टैब्ड इन द हार्ट। तो वो जो कर्म होते हैं सर अपने अपने, और हिंदुओं का कहना है कि जो भी आपने इस अपने जीवन में आपने करा है उसका अच्छा बुरा सबका हिसाब आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं जाके नहीं मिलेगा, यहीं पे आपका निपटारा हो जाएगा। ऐसा एक स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुइज्म का। एक ही थॉट नहीं है हिंदुइज्म में, अलग अलग मुख्तलिफ थॉट्स हैं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि भाई सब कुछ कराया तो यहीं पे पाकिस्तान को कुछ महीने हुए थे। 26 जनवरी को पाकिस्तानियों ने हमारी मजाक उड़ाई थी, अब पिछले एक हफ्ते से वहां पे आग लगी हुई है। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब देखो, आप लोग ये कह रहे थे। तीसरी बात एक और चीज है कि यहाँ पे जो हमारा गेस है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस विद इमरान खान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का जो एक सब्र था, वो सब्र का बांध टूट गया है और अब इमरान खान को वो ज्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है सर। दे आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट इमरान खान। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इमरान खान हैज फेल्ड ना, वो महंगाई कम कर पाया। दूसरी चीज है कि इंडिया के साथ जो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ट्रेड होगा, फिर उन्होंने यूटर्न लिया, वहां पे पाकिस्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। उसके बाद ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको जिस तरीके से मिसमैनेज करा, उससे तो एक के बाद एक इमरान खान डज नॉट सीम टू बी एबल टू गेट हिज एक्ट राइट। और कहीं ना कहीं लोग फौज को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे पास वीडियोस पड़े हैं उन पाकिस्तानी फौजियों के, मैं चाहता हूं कि अगर आप दिखा पाए तो दिखाएं जरूर, उन पाकिस्तानी फौजियों के जो अपने चीफ को ब्लेम कर रहे हैं कि साहब आप रोकते क्यों नहीं इमरान खान को। ये हमारे जो उलेमा इकराम है, जो बड़े बड़े जो इज्जतदार लोग हैं, रिलीजियस फिगर्स हैं, उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग। तो पाकिस्तानी आर्मी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक पिलर था पाकिस्तान का, पाकिस्तान आर्मी, उसके अंदर क्रैक्स दिख रहे हैं। जहां पे लोग, ये भी मुझे नहीं पता ये सच है, खबर की र्यूमर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के कई जवान गए हैं ये जमातों को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दे फील दैट आपने हजरत मोहम्मद साहब की जो इंसल्ट हुई है उसके बारे में आपने काफी कुछ नहीं करा जो आपको करना चाहिए था। तो वो भी हुआ है वहां पे पाकिस्तान में, ऐसा सुनने में आ रहा है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट वहां पे भी क्रैक्स पड़ रही हैं और लोग अपने वीडियोस, जवान अपने वीडियो जारी कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर एनी कंट्री। देखिए, आपने बहुत सारी बातें की, तो कर्मा की बात की, बिल्कुल दुरुस्त है, वो तो हर जगह ये सच है। जो हमारी हिंदू सिविलाइजेशन का जो ये कहना है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो वैसे भी नेचर की बात है कि जो करनी वो भरनी वाली बात है। सैडली ये एक अपनी जगह पे एक फैक्ट है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में क्रैक्स हैं या जो उनकी अपनी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, ये भी मेजर गौरव साहब बहुत अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अब तो बहुत वाज़े हो गई है। इमरान खान के साथ भी कहा यह जा रहा है कि कुछ आर्मी के ग्रोह हैं और बहुत सारे ग्रोह उनके ख़िलाफ़ भी हैं। ये तो पाकिस्तान में अरसा दराज से चल रहा है, अब बढ़ गया है। लेकिन इस सारे अमल में भारत को क्या ख़तरा होता है कि क्या इस तरह की जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है जब एकदम से फिर भड़कती है, उस भड़काव में पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, फिर भारत क्या वो कार्ड खेलते हैं भारत दुश्मनी का। तो क्या कोई आपको लगता है कि कोई इस तरह का काम भारत को भी खतरा महसूस हो सकता है डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में? नहीं ताहिर साहब, हमें कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान अगर कुछ कर सकता तो बहुत पहले कर देता। पाकिस्तान के बस का नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो जिसको कहते हैं कि वो सलाहियत नहीं है पाकिस्तान के पास कि कुछ कर दे। देखिए ना आप, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वो कौम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों है। एक तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार कह भी चुका हूँ, तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तान से फोन करते हैं, मेजर साहब अब ऐसा ना कहें। मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं रह गया पाकिस्तान में। अब उन्होंने खूब बड़ा एक साहब झंडा उठाया, परचम उठाया कि 370-35 से बहाल करना चाहिए। हटा दिया है, गलत हटाया है और उसको बहाल करना चाहिए। 370-35 से है क्या ताहिर साहब? 370-35 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो सबसे पहले ये तस्लीम करता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए। फिर वो बात करता है स्पेशल स्टेटस की।
कि कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। तो कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये 370-35 से मानते हैं। अगर नहीं मानते तो भारत के संविधान का पार्ट, भारत के आईन या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कैसे होते? वो मानते हैं। इन लोगों ने पढ़ा नहीं, पाकिस्तानियों ने। अब ये कह रहे हैं कि 370 बहाल करो। क्या इमरान खान ये कहना चाह रहा है कि 370 बहाल करो, यानी कि इमरान खान ये तस्लीम करता है कि कश्मीर और पूरा कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, वो भारत का हिस्सा है? क्या इमरान खान ये कहना चाहता है? मैं इसके कैसे जो एडवाइजर हैं, वो कैसे एडवाइजर हैं इमरान खान के, जो ऐसी गलत सलाह देते? भाई आप पाकिस्तान का एक मौजू है, पाकिस्तान का मौजू ये है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और कश्मीर का डिस्प्यूट यूएन रेजोल्यूशन 1948 के तहत सॉल्व होना चाहिए, पाकिस्तान कहता आ रहा है। अब मैं ये चाहूंगा कि भाई अगर जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है इमरान खान, कम से कम ये तो जाने कि पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड क्या है इस चीज पे, पाकिस्तान का ऑफिशियल बयानिया क्या है। उसको यही नहीं पता ऑफिशियल बयानिया क्या है। वो कह रहा है 370 वापस। 370 वापस भी ले लेंगे, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? 370 तो कहता है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। क्या इमरान खान ये कहने को तैयार है कि कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया? उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोलता है। तो ये बड़ा इनमें कंफ्यूजन है। कोई इनको, देखिए साहब, ऐसा है कि जज्बाती लोग हैं, इनको कोई भी भड़का देता है, भड़क जाते हैं। अब एक बात मैं ताहिर साहब आपसे पूछता हूं, छोटी सी बात, एंड आई विल एंड माय आंसर विद दिस, है ना। फ्रांस में किसी ने एक गलत हरकत करी, हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने गलत कार्टून बनाया, जिसको हम भी कंडेम करते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी वाई इस्लाम, इवन हिंदुइज्म, किसी भी रिलीजन के खिलाफ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं एज अ हिंदू कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि नहीं बनना चाहिए था। जो खाके थे, यू ठीक है, आपका जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा ना कि तुम मतलब किसी को कुछ वही कर दोगे। फ्रांस में किसी ने खाके बनाए, इन लोगों ने साहब पूरा का पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी। मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। गलती करी फ्रांस वाले ने, आपने अपना सर मुंडा दिया और आप सड़क पे नाच रहे हैं और आप अपने मुल्क को पूरा का पूरा जला के आपने खाक कर दिया अपने मुल्क को, क्योंकि फ्रांस में किसी ने खाके बनाया। मुझे तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया सर। देखिए, आपने मुझसे ये बात पूछी तो ये लॉजिक तो दुनिया के किसी भी सोचने वाले आदमी को समझ नहीं आ सकता। हत्ता कि इमरान खान को भी आज अपनी तकरीर में कहना पड़ा कि भाई ये हमारा ही नुकसान होगा, फ्रांस का तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान जिस मसला को उठा रहे हैं, पहली बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि नबी करीम पीस बी अपॉन हिम के बारे में जो भी बात की जाए उसको इग्नोर किया जाए। ख़ुद प्रॉफिट के ज़माने के टाइम को हम याद करें तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने खुद उन पर एक औरत कूड़ा फेंकती थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो आप खुद उनके घर गए और पूछा जाके भाई आप आर यू फीलिंग वेल। ये तो उनकी स्पिरिट थी। बदकिस्मती से पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर इस स्पिरिट को भूल चुके हैं और एक हेट्रेड है, एक भड़कावा। आपने कहा कि जज्बाती लोग हैं, बिल्कुल जज्बाती भी ऐसे कि जिसमें अक्ल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने खुद ये कहा, गौरव साहब, कि बात ये है कि अगर हम फ्रांस के एम्बेसडर को निकालते हैं तो पूरे यूरोपियन यूनियन से हमारा तल्लक बंद हो जाएगा। हमारी जो टेक्सटाइल की जाती है एक्सपोर्ट पूरी वर्ल्ड में 50% यूरोपियन यूनियन को जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब बातें इमरान खान कह रहे हैं पैसों के चक्कर में। मुझे अफसोस ये हुआ कि इमरान खान टॉलरेंस का मैसेज फिर नहीं दे रहे। ये नहीं कह रहे कि भाई कोई बात नहीं, अगर किसी ने बदतमीज़ी की है तो ग्रेटनेस से प्रॉफिट किया, इग्नोर करें, हु केयर्स, ठीक है। ये मैसेज इमरान खान भी नहीं दे रहे। तो कैसे आपके हमसाए मुल्क में ये सब कुछ दुरुस्त होने का चांस है? कोई चांस नहीं। लेकिन मैं उस पर एक सवाल जोड़ता हूँ अब आपके साथ मेजर गौरव साहब। भारत में जो मुसलमान कम्युनिटी है वो इस सारे मामले को कैसे देखती है? देखिए, आप जो हमारे मुसलमान हैं सड़क पे आए, एहतजाज करा स्ट्रॉन्ग टर्म्स पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि हम 100 बसें फूंक देंगे या हम पुलिस वालों पर अटैक कर देंगे। किसी ने फ्रेंच एम्बेसी पर अटैक करने की बात भी नहीं करी। तो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, एक तो मैं हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं उनको पाकिस्तानियों से कंपेयर करके मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, ठीक है। दे आर फार मोर मैच्योर, दे आर फार मोर इंटेलिजेंट। उनके अपने मसाइल हैं जिनसे कई मसाइलों से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन उनको
उनको ऑब्जेक्ट करने का या उनको एहतजाज करने का हक भारत का आईन देता है, मैं तो देता नहीं, तो उनका हक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि आपने बोला कि इमरान खान ने टॉलरेंस का मैसेज नहीं दिया। सर खा जाएंगे उसको लोग अगर वो टॉलरेंस का मैसेज देगा। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे बना था। टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि हिंदू मुसलमान अलग लोग हैं, साथ में रहेंगे, फसाद होगा, बेहतर है अलग हो जाए। ये तो टू नेशन थ्योरी की रूह थी। जो मुल्क ही नफरत पे बना हो वहां पे टॉलरेंस का मैसेज की उम्मीद करना गलत है। तीसरी बात, ये जो पूरी बात है ना कि फ्रांस को हमारे एक्सपोर्ट, देखिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो कुछ है नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। मुझे पाकिस्तान क्या है, कुछ टेक्सटाइल में कुछ जांगिया बनियान है, कुछ तौलिए शौलिए इनके, और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करता पाकिस्तान। फ्यू $100 मिलियन का इनका एक्सपोर्ट है, टोटल कुछ बिलियंस का है। बट यूरोप के लिए ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा। मैं बताता हूं इनका असली एक और प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा ताहिर साहब कि काफी रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो they are coming forward and on social media and they are condemning these people of लवाइक। वो लोग कंडेम कर रहे हैं लवाइक को। उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है जो मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं आपके व्यूअर्स को, इंटरेस्टिंग एंगल, पाकिस्तानी आर्मी, एक्स आर्मी जो ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं, इनको डर लग रखा है। ये जितने भी इनके जनरल्स हैं ना, जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, ठीक है, इन सब के असासे बाहर हैं। ये सब के सब रिटायर होके बाहर सेटल होंगे। पाकिस्तान में भी इनके घर होंगे, लेकिन पाकिस्तान में आते हैं विंटर में शिकार करने। ये पूरा 8-9 महीने हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान का वही मौसम है, बेसिकली द सेम क्लाइमेट एंड वेदर। ये लोग आते हैं नवंबर में, साहब फरवरी में वापस चले जाते हैं। जब इनको लगता है थोड़ी सी गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, वापस चले जाते हैं। सो इनके सबके असासे बाहर है, इनके घर बाहर है, इनके बच्चे बाहर है, इनकी प्रॉपर्टी बाहर है। दे डोंट वॉन्ट एनी दिस थिंग कि कल अगर कुछ हो जाए, इनके ऊपर कल उंगली उठ जाती है, कल कुछ हो जाता है तो इनकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो आपके ऑडियंस है ना, पाकिस्तान बनी थी, पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो जो रिलीजन के नाम पे बना। इसके बाद इजराइल बना, पहला तो पाकिस्तान ही था, इजराइल तो यहूदियों के नाम पे बना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि साहब आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप अपने आप को इस्लाम का किला बताते हैं, आप ये कहते हैं कि आप वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, आप कहते हैं ना खुद को कि साहब हम वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो जो बम है, जो पाकिस्तान का एटॉमिक बम, जो शेख रशीद कहता है ना, पाव पाव भर के हमारे बम हैं, जो बड़े बड़के मारते हैं, हमारा एटम बम है, हम एक बटन दबाएंगे बम्बई गायब हो जाएगा, एक बटन दबाएंगे इंडिया खाक में मिल जाएगा। अरे इंडिया को छोड़ो, इंडिया को छोड़ो 2 मिनट के लिए, हटाओ इंडिया को। आप जो कहते हैं इस्लाम के जो सेंट्रल फिगर हैं वो तो मोहम्मद साहब हैं, ठीक है। आप उनके खिलाफ अगर किसी भी मुल्क या किसी शख्स ने कोई गुस्ताखाना बात करी या कोई गलत बात करी, क्या आपका एटम बम उनकी इज्जत रख पाया? मैं आई एम वेयरिंग अनदर हैट, मैं एक दूसरी हैट पहन के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका बम किस काम, ना वो वैक्सीन दे पाया, ना आपके लोगों को खाना दे पाया, ना लॉ एंड ऑर्डर रख पाया, ना आपका जो आतंकवाद है, टेररिज्म, उसको बचा पाया, ना पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ठीक कर पाया, और ना जो रसूल अल्लाह हैं, जो आपके सेंट्रल फिगर हैं इस्लाम के, राइट, जिनके थ्रू कुरान शरीफ आई, जब नाजिल हुई तो उनके थ्रू हुई, जो फरिश्ता जिब्रील ने दी, उनको सुनाए, फिर आगे वो मुसलमानों में बटी और फिर उन्होंने पढ़ा उसके बारे में। जो सेंट्रल फिगर है, जो आइडियल फिगर मानते हैं, उनकी इज्जत आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, आपका एटम बॉम्ब नहीं रख पाया, तो लानत है ऐसे बॉम्ब पे। किस काम का ये? ना इंसान के काम आ पाया, ना आपके नबी साहब के काम आ पाया, ना आपके मजहब के नाम आ पाया। ये किसके काम आ पाया है बॉम्ब? इसका क्या कर, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अपना खुद का पड़ा हुआ है, हमें आपके यानी कि पाकिस्तानियों का जो एटम बॉम्ब है इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इज्जत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्रांस के ऊपर बम मार दें, मैं कहता हूं ना, आप यही तो कह रहे थे कि ना एटम बम से हमारी इज्जत होगी, इज्जत होगी। शायद खाकान अब्बासी की पैंट खोल देते हैं अमेरिका में, जो प्राइम मिनिस्टर है आपका, उसकी पैंट खोल देते हैं, ठीक है। आपको कोई पैसे नहीं देता, आपको उल्टी सीधी चीजें लोग बोलते हैं, आपको क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं बुलाता, आपकी कोई बात नहीं सुनता, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, आपकी डिप्लोमेसी फेल है। बस इस्लाम का किला है और हमारे पास बम है, क्या करना उस बम का? सब्जी बना के खानी है उस बम की। सो दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू कंसिडर। देखिए, उसी बम के हवाले से इमरान खान ने
आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन के बाद धमकियां भी दी थी, अक़वाम मुत्तहदा तक में जाकर कहा था कि हमारे पास एटम बम है। फिर वो जब दुनिया ने उनका ब्लफ कॉल किया तो वो तब से ज़रा खामोश हैं, लेकिन फिर अवाम को चूरन बेचने की खातर वो एटम बम की बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि TLP के ये जो अब कारकुन हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बात भी रियलिटी है, ये कुछ सिर्फ चंद कारकुन नहीं है। सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट का पाकिस्तान ओवरवेलमिंगली एक कंट्री है, ये एक रियलिटी है। और ये सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट की जो है ना रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग, TLP, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्या ऐसा खतरा आपको लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को थोड़ा सा रेडिकलाइज करके कश्मीर की तरफ भेजना शुरू करें और सीज फायर की वायलेशन फिर से शुरू कर दें? ऐसी कोई चिंता होती है वहां पे? यहाँ पे चिंता नहीं है, लेकिन ये थॉट है, ये कंसिडर करा गया है कि जब पाकिस्तान के अंदर मसले बहुत खराब हो जाएंगे तो फिर इंडिया के अभी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये लोग ना, जब भी मैं कुछ चीज बोलता हूँ, मैं तो एनालिस्ट हूं, तो मैं पढ़ता हूं, जिसको कहते हैं ना रीड द टी लीव्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हमारा तो काम है क्रिस्टल गेजिंग, क्या होगा। तो कभी कभी जब बात गलत भी निकल जाती है, कभी कभी सही भी निकल जाती है। जब सही निकल जाती है तब ये कहते हैं कि गौरव आर्या ने करवाया वहां पे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग करवाएंगे धमाका, आप देख लीजिएगा 10-15 दिन में ये लोग करवाएंगे धमाका या कोई टेररिस्ट एक्ट, इसमें ब्लेम करेंगे हिंदुस्तान को, और फिर ये बोलेंगे साहब कि जो इंडिया है, इंडिया ने ये सब करवाया है और इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहा है पाकिस्तान में। ये अगर ज्यादा प्रेशर आया तो सीज फायर वायलेशन को अभी ये कर नहीं सकते क्योंकि इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, लेकिन हाँ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने ना माहौल, ये जो शहबाज गिल हैं उन्होंने तो बोलना शुरू कर दिया, PTI ऑफिशियल ने बोलना शुरू कर दिया, यानी कि एक नैरेटिव पाकिस्तान में साहब बिल्डअप होना शुरू हो गया है कि ये सब जो फसाद है, ये सब जो फितना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये सब भारत करवा रहा है। तो ये सब एक नैरेटिव वहां पे धीरे धीरे सोशल मीडिया में चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता तो आप इंडिया को फिर बीच में ले आते हैं, क्योंकि वो तो समझ में लोगों के आ ही जाएगा, क्योंकि भाई हिंदू है, दुश्मन है, वो खा जाएगा आपको। और ये सब चीजें पाकिस्तान के नस नस में, आप देखिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का, तो उन्होंने क्या बोला कि इंडिया अटैक कर देगा। आप खुद सोचिए ना, जब कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन लेना था 3 साल का, तो उन्होंने बोला इंडिया अटैक कर देगा। उन्होंने एक्सटेंशन ले लिया 3 साल का, क्या इंडिया ने अटैक करा? नहीं करा, इंडिया ने आज तक अटैक नहीं करा, राइट? बोल दिया उन्होंने, ले लिया एक्सटेंशन, लोगों ने मान लिया कि हाँ इंडिया अटैक करेगा। तो पाकिस्तान में सबसे आसान जो माल बिकता है वो हिंदू हेट्रेड और इंडिया हेट्रेड बड़े आराम से बिक जाता है, गर्मा गर्म माल बिकता है साहब, वहां पे वेट नहीं करना पड़ता आपको, फट से बिक जाता है वो। तो आपने कहा कि वो हेट्रेड का माल तो बिक जाता है और ख़तरा ये है कि ये अपने अंदर कोई टेररिस्ट अटैक करवा के ब्लेम इंडिया पे दे देंगे। लेकिन मेरा सवाल फिर मैं दोहराता हूँ कि क्या इंडिया में कोई इसका रिपरकशन कोई ये हो सकता है, यानी इंडिया के अंदर ये कोई पोटेंशियल टेररिज्म करवा सकते हैं मौजूदा हालात में? नहीं, करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, इनका काम ही यही है सर, इनका फुल टाइम काम यही है। इनकी फौज क्या करती है? फौज तो खुद नहीं आती सामने लड़ने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, ये किसी को बोल सकते हैं। अभी तो रुक रखा है मामला वहां पे, सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया काम करा है, पर ये कुछ भी करवा सकते हैं। और अगर कुछ करवाते हैं तो फिर क्या रिएक्शन होगा भारत का? रिएक्शन तो बहुत, इस बार बहुत बुरा होगा सर, बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। इनको मैं बता रहा हूं, देयर विल बी वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान, वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। भारत, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी और अमित शाह जी हाथ धोके पड़ जाएंगे, जिसको कहते हैं ना गंगा में हाथ धोके इनके पीछे पड़ जाएंगे साहब। ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इनके खिलाफ मुहिम चली है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। जो एक्शन इनके खिलाफ होगा, मैं बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के टाइप के एक्शन की बात कर रहा हूं, वो 100% आप ले लीजिए, हर किस्म का महाज इनके खिलाफ खुल जाएगा। पाकिस्तान के लिए झेलना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करता है भारत में। देखिए छोट मोट टेरर एक्टिविटीज, कश्मीर में 1-2 शूटिंग, ये सब चलती रहती हैं और जगह चलती रहती हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इन्होंने अगर कुछ बड़ा करने की कोशिश करी, अगर इन्होंने पुलवामा टाइप का कुछ एक्शन करा, अगर इन्होंने 26/11 का, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर पाकिस्तान करता है, तो सर इसके नताइज पाकिस्तान एज अ नेशन, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत खतरनाक होंगे। क्योंकि मोदी जी को एक बात पता है, वो जो भी एक्शन लेंगे पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। एक पॉलिटिशियन को, एक लीडर को क्या चाहिए? अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए। मोदी जी को यह कंफर्म्ड है कि अगर मैं पाकिस्तान को ठोकता हूं जाके,
तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म, सारी जातियां, सब उनके पीछे खड़ी हैं कि ठोको इनको। लोग परेशान, एक्चुअली बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान की हरकतों की वजह से। सो अगर कुछ होता है यहाँ पे तो उसका नतीजे बहुत बुरे होंगे पाकिस्तान में। आपने इनवाइट किया, और इस्लामाबाद में तो वैसे तो देखा जाए तो सूरत हाल काफ़ी नॉर्मल है। जो रोड्स ब्लॉक थी और जो रास्ते रोक दिए गए थे, इंटरनेट बंद था और मोबाइल सर्विसेज जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी, वो सारा कुछ तो इन्होंने ठीक कर दिया है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट की बात अगर आप करते हैं तो कभी वो कहते पहले इमरान खान साहब यू टर्न लिया करते थे, आजकल लोग कह रहे हैं कि गोल गोल घूम रहे हैं। बिकॉज कभी वो कहते हैं कि जी हमने बैन लगा दिया है और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और कभी वो ये कहते हैं कि नहीं जी हमने बैन हटा दिया है। लेकिन दोबारा फिर वही न्यूज़ आ गई पलट के कि अभी भी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर बैन मौजूद है, और उनके जो चीफ हैं आजकल उनको भी उन्होंने अभी तक अरेस्ट किया हुआ है और अभी नहीं छोड़े। उन्हें पहले ये कहा जा रहा था कि उनको जो है वो जाने दिया जाएगा और इस तरह की बात की जा रही थी। लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी कंफ्यूज है, गवर्नमेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से हैंडल करे, और चीज़ें जो है उनसे अभी कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही उनको। जी ताहा जी, आप भी पाकिस्तानी अमूर पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, ख़ास तौर पर ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं इन पर तो आप की बहुत ही गहरी नज़र है। लेकिन मैं पेरिस के कॉन्टेक्स्ट में पहले जानना चाहूँगा, हमारे व्यूज़ जानना चाहेंगे, आप पेरिस में इस वक्त बैठे हुए हैं और वही आपका इस वक्त मुल्क है, वहाँ पर रद्द अमल क्या है जो कुछ पाकिस्तान में फ्रांस के ख़िलाफ़ हो रहा है? जी ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे आज मदू करने का। देखें, पेरिस में तो बेसिकली और फ्रांस में यहाँ पे जो फ्रेंच मीडिया है उसकी काफ़ी ज़्यादा अब फोकस में है इस हवाले से कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादातर जो मीडिया है उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उमूमन जो मीडिया जो बेसिकली एक आपको पता है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि जी जो देवबंद होते हैं और जो जिहादी होते हैं और जो तालिबान टाइप होते हैं वो लोग एक डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, और ये उस तरीके के लोग नहीं हैं, तो ये कौन हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक सेंस बढ़ती जा रही है, और मैंने भी इस हवाले से काफ़ी इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़ टेलीविजन चैनल्स को। यहाँ पर फ्रेंच जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि जो ब्लास्फेमी ब्रिगेड है इसको वेपनाइज किया गया है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो स्टेट है और इदारे हैं और फौज ने। और मैं उनको ज़्यादातर जब भी ये बात की जाती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है क्या, तो मैं उनको यही जो एक इंडिकेशन या इशारा करता हूँ, वो ये कहता हूँ कि जो 2017 की जनरल फैज़ की के खिलाफ जो पूरी एक जो फैज़ाबाद धरने के बाद जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको रेफर किया जाए और उसमें पढ़ा जाए और देखा जाए कि किस तरीके से उस वक्त 2017 में TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फौज ने किस तरीके से सपोर्ट किया और उसको किस तरीके से आगे लेकर आई। तो बार बार हम यही कोशिश करते हैं, यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो मिलिटेंसी है पाकिस्तान में वो कोई ऑर्गेनिक नहीं है। ये जो ब्लास्फेमी ब्रिगेड्स हैं इनको पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। और फ्रांस में भी काफ़ी लोग फिर यही पूछना चाहते हैं कि जी ये क्या अब इस वक्त ये इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा एक अभाम है और कन्फ्यूजन भी है। लेकिन लगता यही है कि शायद अंदरूनी तौर पर, मैंने जो 2-3 जगह पे एनालिसिस किया वो यही कहा कि शायद अंदरूनी तौर पर हो सकता है कि आपस में फौज एक पेज पे ना हो। और ये जो नजर आ रहा है इसमें, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ 1 साल 1.5 साल से जब से जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ली है आर्मी चीफ ने, उनकी पोजीशन बहुत वीक हुई है। तो लगता ये है कि शायद विद इन द मिलिट्री ऑल्सो जो केओस है और जो कंफ्यूजन है और जो सफ़ें बढ़ गई हैं और जिस तरीके से डिवीजन हुआ है विद इन द मिलिट्री, शायद यही उसी की अक्कासी करता है। और मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को कि विद इन द मिलिट्री बहुत सारी लॉबीज हैं और मुख्तलिफ लॉबीज एक दूसरे के खिलाफ एक्ट करती हैं, और अभी शायद यही नजर आ रहा है पाकिस्तान में होते हुए। अभी तहा कह रही हैं आरजू के पाकिस्तान की आर्मी में जो मुबैना रखने पड़े हुए हैं, शायद वो भी एक वजह हो सकती है। आपके इस्लामाबाद में बैठे हुए सूरत हाल इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे नज़र आती है? बिल्कुल मेरे ख्याल है ताहा बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, क्योंकि जब एक्सटेंशन ली थी बाजवा साहब ने उस वक्त ही बात हो रही थी कि जो जिनकी बारी आनी थी, यानी जिनको वो पोजीशन मिलनी चाहिए थी आर्मी चीफ की, उनके बजाय जो उनको एक्सटेंशन मिली है, तो उस पर आर्मी जो है वो काफ़ी लोग वहाँ पे नाराज़ थे
और इनके अगेंस्ट भी थे, और वो ग्रुप अभी तक मौजूद है। जहां तक यहाँ आपने पहले भी बात की थी कि यहाँ के सिचुएशन का, तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इन्होंने 3-4 दिन हो गए हैं और इन्होंने टीवी चैनल्स को परमिशन नहीं दी है कि वो कवरेज कर सकें, या जहाँ पे ये सब हंगामा हो रहा था स्पेशली लाहौर में, वहाँ की कोई फुटेजेस, कोई न्यूज़ जो है वो चैनल पे नहीं चल रही थी। सारे चैनल्स जो थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे पीटीवी होता है कि सब अमन है, सब कुछ ठीक चल रहा है। साथ ही इन्होंने कोई 3-4 दिन पहले कुछ घंटों के लिए इन्होंने सोशल मीडिया भी बंद कर दिया था, और ताकि उससे भी न्यूज़ ना आ सके। उस वक्त तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, मेजॉरिटी लोग जो थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है, लेकिन पूरी कंट्री का इन्होंने सोशल मीडिया जो था वो बंद कर दिया था। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे ये भी बात हो रही है गवर्नमेंट के अंदर कि किस तरह से सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए। आर्मी में तो बिल्कुल हमने कई दफा देखा है कि डिविजन्स हैं, और अभी भी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट हम देख पाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका अगर आप शुरू के डेज में देखें तो उसमें कुछ आपको आर्मी के लोग भी नजर आएंगे जो उनकी जीप पे चढ़े हुए हैं और नारे लगा रहे हैं, और उनके लिए कहा तो यही जा रहा है कि जी उन्होंने गलत किया है और ये आर्मी के रूल के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये एक आम सी बात है। इसके लिए करना इनको यही होगा कि जब तक ये जितने जो रिलीजियस स्कॉलर्स और मौलवी हैं, इनको जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि आपने जो है वो मस्जिदों तक रहना है, और फौज को जब तक आप बॉर्डर तक नहीं महदूद करेंगे, तो यही होगा। हर चीज में यहाँ पे मौलवी भी इन्वॉल्व हैं और फौज से भी बार बार बात की जाती है और उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ है कि लोग जो है यहाँ पे अब इतना ज्यादा अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। इमरान खान की गवर्नमेंट तो खैर हमेशा से ही काफी वीक रही है, लेकिन इस वक्त तो बहुत बुरी हालत है उनकी। तहा ये बताइए कि फ्रांस की हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है? एक खबर ये आई कि 15 डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकाल लिया गया इस्लामाबाद से, लेकिन पेरिस में आप क्या सुनते हैं? फ्रांस की हुकूमत क्या रिएक्ट करेगी आने वाले दिनों में? देखें जी, अभी फ्रांस की हुकूमत, जहां तक मेरी बातचीत हुई है लोगों से यहाँ पर, उन्होंने यही कहा है कि जी वो तो फ्रेंच गवर्नमेंट तो एक वेट एंड सी अप्रोच अपनाई हुई है, और उसमें यह है कि फ्रेंच गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने शहरियों को डेफिनेटली पाकिस्तान से कहा है कि वापस बुला लिया गया है। 400 के करीब जो पाकिस्तान में मुकीम फ्रांसीसी थे उनको कहा गया कि वापस आ जाएं। 15 डिप्लोमेट जैसे आपने जिक्र किया उनको भी कहा गया कि आप वापस आ जाएं। एम्बेसडर अभी भी वहां पर हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो हमारे फॉर्मर एक डिप्लोमेट हैं वो कह रहे थे कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को भी सोचना चाहिए इस हवाले से। वो क्यों सोचेंगे? हमें ये सोचना चाहिए कि जो फ्रांस है वो तो एक्चुअली, अगर आप देखें, फ्रांस एक्चुअली पाकिस्तान की पिछले दिनों फ्रेंच बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह फ्रांस में आने की बात हो रही थी। उसके साथ साथ फ्रांस का ये बहुत बड़ा एक इशू आगे जाके बन सकता है, क्योंकि आप जैसे आइंदा दिनों की बात करें, अभी फ्रांस की हद तक ये महदूद है, लेकिन अगर फ्रांस इस चीज को यूरोपियन यूनियन में उठाता है, जिसके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में काफी इमदाद देती है यूरोपियन यूनियन, उसके साथ साथ हमें पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर जो रिव्यू होता है वो यहाँ पेरिस हेडक्वार्टर्स में, FATF का हेडक्वार्टर्स है, उसमें फ्रांस ने पिछली दफा यही कहा कि जी जो दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी की जो मामनत है पाकिस्तान में वो नहीं रुक रही, और फ्रांस ने इस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। तो अब आइंदा आने वाले दिनों में भी हम यही देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो एक तरीके से यूनाइटेड फ्रंट अपना सकती हैं, और पाकिस्तान को इस हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है, जितनी महंगाई है, जितने मसाइल हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान इस तरीके से अपने आप को मतलब वो कहते हैं ना कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो लगता यही है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये सिर्फ यही वेट एंड सी अप्रोच है, और आइंदा आने वाले दिनों में अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच एम्बेसडर एक्सपेल होता है, अभी उन्होंने प्रेजेंट तो कर दी है रेजोल्यूशन, और जो एक विद इन इटसेल्फ अगर गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट की है, तो ये भी एक तरीके से देखा जाए एक सिंबॉलिक जेस्चर है, और फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए ये एक कंसर्निंग फैक्टर है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं शमूल फ्रांस, उनका एक जो स्टैंस है और उनका जो रवैया है वो पाकिस्तान की तरफ और मजीद जो है
वो सख्त होगा और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से जो हरकतें कर रहा है वो इस तरीके के, पहले हमने देखा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता था कि जी हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी नहीं है और हमारे यहाँ जो दहशतगर्द हैं उनके ठिकाने हमने खत्म कर दिए, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि नए किस्म के दहशतगर्द पाकिस्तान पैदा करता रहता है। और ये जो दुनिया में जो मुल्क हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये सब देख रहे हैं, बड़ी क्लोज और गहरी नजर से देख रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आप ही से एक और सवाल जोड़ता हूं ताहा कि इमरान खान का बार बार ये कहना होता है कि मैं इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं कि जिस तरह यहूदियों का होलोकॉस्ट के ख़िलाफ़ है, लेकिन मुझे इसमें मुमासलत नज़र नहीं आती। यहूदियों का जो होलोकॉस्ट है या जो एंटीसेमिटिज़म का मामला है वो उनकी मजहबी किताब के साथ या उनके अकीदे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनके जीनोसाइड के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि इस्लामोफोबिया का जो मामला है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कुछ यहाँ पर स्ट्रेन्स हैं या कुछ अपना तरीकाकार है वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो इमरान खान कैसे इन दोनों बातों को जोड़ते हैं? नहीं, डेफिनेटली आपने ताहिर बहुत अच्छी बात की, और ये हमें जरूर बात फिर से दोबारा से इसको एम्फसाइज करना चाहिए, और जितनी दफा कहें वो कम है। बेसिकली देखें, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है, जो मसला है वो है इस्लाम और उसकी रेडिकलाइजेशन और इस्लामाइजेशन का। और इस वक्त जो जिस तरीके के बयानात पाकिस्तान की तरफ से आए, मलेशिया की तरफ से आए पिछले दिनों में, टर्की की तरफ से आए, ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं, इनके अंदर इस्लाम का मसला नहीं है, इनके अंदर मसला रेडिकलाइजेशन, इस्लाम की मेजॉरिटी का मसला है। और इनके अंदर जो है, जो इस्लामोफोबिया का मसला है, वो तो वेस्टर्न एक इशू है। और वेस्ट में जो ये इशू हो रहा है, जिन कंट्रीज में ये वेस्ट में ये भी इशू हो रहा है, वहां पे एक माइनॉरिटी रिलीजन के तौर पे एक इशू है। तो ये मुख्तलिफ इशू है। जो फ्रांस में जो चीज हो रही है वो अलग है, और जो पाकिस्तान में हो रही है वो अलग है, और इनको आपस में जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी लीडरान हैं या जो मुसलमान जो कौमें हैं, उनके जो लीडरान हैं, वो हमेशा यही करते हैं कि जो आउटसाइडर दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, या डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। तो जो पाकिस्तान का अपना अंदरूनी मसाइल हैं वो है इस्लामाइजेशन के, उसको हैंडल करना चाहिए, उसको डील करना चाहिए। पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया का कैसा मसला? पाकिस्तान में तो इस्लाम मेजॉरिटी है। हाँ, दूसरी तरफ डेफिनेटली वेस्ट के अंदर हमें ये देखना चाहिए और मद्देनजर रखना चाहिए कि क्या इस्लाम के हवाले से जो माइनॉरिटीज हैं, जो यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, रेशियल माइनॉरिटीज हैं, एक कॉलोनियल पास्ट है फ्रांस की अफ्रीका के साथ या फ्रांस की मिडिल ईस्ट के साथ, उस तनाजुर में रखते हुए एक इस्लामोफोबिया का एक इशू या रेसिज्म का एक इशू है, वो डेफिनेटली है, लेकिन वो एक अलग इशू है। और उसको पाकिस्तान या जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं वो उसको एक अपना बैनर के तौर पे लेके चल के और उस पर रैलिंग कॉल करना, इस तरीके से अपना मुल्क रेडिकलाइज होता है, और बाकी जो तमाम जो उम्मत मुस्लिमा जिसको कहते हैं वो तमाम रेडिकलाइज होती है। तो ये रेडिकलाइजेशन को हवा देने के मुतरादिफ है जो इमरान खान करते हैं या बाकी मुसलमान लीडर करते हैं। उनको अपने अंदर देखना चाहिए, अंदरूनी तौर पे इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे अपने ममालिक में इस्लाम किस तरीके से, या इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशंस हैं या जो इस्लाम जिस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि दूसरे पे सारा इल्जाम डाल के और हमेशा वो जो कहते हैं ना कि एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, उसी तरीके से हम देखते हैं कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे बाहर की लगा दिया। मैं आरजू आपकी तरफ आ रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये कैसी मजाक खेज बात है कि हुकूमत उसी गिरोह से बातचीत कर रही है जिसको बैन किया है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखती हैं? बिल्कुल सर, वो बात तो ठीक ही कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने इस पार्टी को बैन कर दिया है और ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये भी कहा उन्होंने। फिर उनके लोगों को मारा भी, गोलियां भी चलाई, फिर उनको अरेस्ट भी किया, और अब कह रहे हैं कि नहीं, हम उनसे बात करेंगे और हमारा और हम और ये दोनों पार्टीज जो हैं ये एक ही पेज पर हैं। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि हमारा और उनका मौक़िफ़ एक ही है। तो ये चीज़ कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान की तरफ से अक्सर आती रहती हैं और इस पे लोग हैरान नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि इनसे चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। और वैसे भी बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो कि हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं, और हम जो हैं वो एक जैसे कहते हैं बली के बकरे की तरह आगे क्यों चले जाते हैं। ये बात
बात कभी समझ में नहीं आती। वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, खाली बर्तन शोर ज्यादा करता है। तो पाकिस्तान के पास और तो कुछ है नहीं, तो अपने आप को दिखाने के लिए बहुत बड़े मुसलमान बनेंगे, बहुत ज्यादा शोर मचाएंगे और सब करेंगे। तो बाकी लोग कहाँ हैं? सऊदी अरब कहाँ है? यूएई कहाँ है? बाकी दूसरे इस्लामिक कंट्रीज कहाँ हैं? उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन पाकिस्तान जब तक इस मजहब के ड्रामे से बाहर नहीं आएगा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। और ये चीज इनको समझनी होगी। ये चीज सऊदी अरब ने समझ ली है, यूएई ने समझ ली है, बाकी सबको समझ में आ रहा है, इसीलिए उनके इंडिया तक से टर्म्स अच्छे हो गए हैं। लेकिन हम अभी तक वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। हमें जो है कभी कोई अहमदी लगता है, कभी कोई शिया, कभी कोई सुन्नी, कभी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज का क्या हाल है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, उस पर हमें एक मिनट की शर्म नहीं आती। लेकिन जरा सी कोई बात हो जाए अगर यूरोप में या कहीं इस्लाम के बारे में, तो फौरन झंडे लेके खड़े हो जाते हैं। इनको मतलब पूछता कौन है? मुझे ये समझ नहीं आती। सारी दुनिया से आपने लोन उठा रखे हैं, आपकी इज्जत कौन सी है जो कोई आपकी बात सुनेगा? आप तो मतलब बात तो उनको करनी चाहिए ना, जिनके पास कुछ हो, जिनके पास कुछ दिखाने को हो। अगर पैसे नहीं तो कम से कम आपने अपने कंट्री में इतना बैलेंस रखा हो माइनॉरिटीज के साथ और दूसरे रिलीजन्स के साथ कि आपका कुछ कहने का हक बनता हो। आप तो खुद दूसरों के साथ गलत करते हैं और जब आपके साथ होता है तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। ये चीज तो इनको समझनी पड़ेगी। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो पिछले 50 साल से ये इस चीज को ये हवा दे रहे थे, इसी चीज को पाल रहे थे। इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह का बना दिया, ऐसा पाकिस्तान तो मुझे नहीं लगता कि मिस्टर जिन्ना ने कोई बनाने का सोचा होगा कि हर तरफ जो है वो मजहब का एक लेकर और तरह तरह की बातें करते हैं। हर एक का मजहब अलग है, हर एक का इस्लाम अलग है बेसिकली, और सब जो है वो दूसरे को काफिर बता रहे होते हैं और मार दो और काट दो के अलावा बात यहाँ नहीं होती। यहाँ पे तो अब वो हाल है कि अगर कोई बात करे तो आपको शायद इस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, लेकिन ये जो रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स और इंतहा पसंद यहाँ पे मौजूद है, ये एक्सट्रीमिस्ट वाले जो पार्टी बनी हुई है, ये मार देते हैं आपके सामने। सलमान तासीर साहब का वाकया मौजूद है आपके सामने। ऐसे कई चीजें हैं जिसको देखकर आप बता सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का माहौल है। और यहाँ ये बढ़ता चला जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की गवर्नमेंट में भी यही कुछ हो रहा है। और हर एक जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान बताने में लगा हुआ है। और दूसरी बात यह कि दुनिया इनको बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही, इनको अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं और तहा को इजाज़त दें, मैं तहा आपसे दो बातें जानना चाहूँगा। अभी आरजू कह रही हैं कि पाकिस्तान में जो भी ढंग की बात करता है उस पर हमला हो जाता है। मैं इस वाक़े को ज़रूर टच करना चाहूँगा और आपकी राय लेना चाहूँगा। अबसार आलम साहब पर कातलाना हमला हुआ है, तो जो आरजू कह रही हैं अबसार आलम पर जो कातलाना हमले की नौयत अभी सामने आई है, तो आप इन दोनों बातों को कैसे जोड़ेंगे? वहाँ पर इनटॉलरेंस किस लेवल की हो चुकी है? ये आपने जरूर पॉइंट जो रेज किया अबसार साहब के हवाले से, मैं अबसार साहब को कोई पिछले 14-15 साल से जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है और वो एक बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो सेहतयाब हो जाए और दोबारा हमारे साथ शामिल हो जाएं। इस वक्त मुझे उस हवाले से काफ़ी शौक भी है, लेकिन मैं वही उस हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे और सामने नजर ये आई बात कि कल उन्होंने बेसिकली यही इस पूरे तमाम चीज से वो जुड़ी हुई चीज है। कल उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने डीजी जनरल जो डीजी आईएसआई हैं जनरल फैज, उनके बारे में जिक्र किया और कहा कि जी जनरल फैज ने उनको किस तरह से कॉल की जब चैनल 92 को बंद किया गया, क्योंकि चैनल 92 जो उस वक्त 2017 में जब फैजाबाद धरना हो रहा था तो उस वक्त उसकी दिखा रही थी। सारा कुछ लिंक्ड है और उसके एक दिन बाद उनको डायरेक्ट किसी ने असैसिनेट करने की कोशिश की। अब देखेंगे आगे जाके पुलिस क्या कहती है, लेकिन हमेशा से ऐसा ही हुआ है, जब भी ये हमले होते हैं तो कोई उसका हतमी नताइज नहीं नजर आते। मेरे ऊपर भी जब हमला हुआ तो बात कोई हतमी नताइज नजर नहीं आए, सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहे होते और जो सारी फोरेंसिक्स हैं वो नहीं हो पाते, जियो फेंसिंग नहीं हो पाती। हामिद मीर पे अटैक हुआ, बहुत सारे मुतअद्दिद जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर इस तरीके के अटैक्स हो चुके हैं। और लेकिन ये हमें डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा कि जो अबसार आलम पे जो हमला हुआ है और अबसार आलम को जो कत्ल करने की कोशिश की गई है, ये उनकी जो आउटस्पोकननेस है, उनकी जो क्रिटिक है मिलिट्री के हवाले से, ये उससे डायरेक्टली लिंक्ड है। और ये लास्ट उनकी जो ट्वीट है ये बहुत इट्स वेरी टेलिंग, बिकॉज उन्होंने जनरल फैज का नाम लिया
और अगले ही दिन कोई मारने की कोशिश करता है। और वो जनरल फैज का नाम किस लिए ले रहे थे, वो कह रहे थे कि जब मैं पैमरा का चीफ था तो उन्होंने, जनरल फैज ने 92 चैनल को खुलवाने की कोशिश की, जब 92 चैनल को हमने बंद कर दिया क्योंकि वो खिलाफ वर्जियां कर रहा था लाइव कवरेज की और ब्लास्फेमी ब्रिगेड्स की। तो इस हवाले से ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं और ये बड़ा हम देखते हैं कि बार बार फौज ये कुछ करती है, इस तरीके के अटैक्स करती है, इस तरीके के हमले करती है और फिर दोबारा दे गेट अवे। तो ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा ये पता नहीं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सबको आवाज उठानी चाहिए इस हवाले से। बहुत ही आखिर में तहा आपसे एक बात मैं जानना चाहूँगा कि फ्रांस में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनको कितने ख़तरात या बैकलैश इससे मुतवक्को है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है? देखिए जी, जैसे आरजू काज़मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी भी, और हम बातचीत अब करेंगे पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके हवाले से। आरजू, जो मैं तहा से पूछ रहा था कि पाकिस्तान के हवाले से फ़्रांस में क्या रद्द है, मतलब आप इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, अगरचे कोविड बहुत शिद्दत से वहाँ फैल रहा है, लेकिन इस्लामाबाद की जो दूसरी एम्बेसीज़ हैं ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया के ममालिक की, वहाँ पर क्या तासर पाया जाता है जो ये सब कुछ हो रहा है? कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगी? बिल्कुल, जो थोड़ी बहुत बात मेरी हुई है और जो एक आध एम्बेसीज है या एम्बेसडर्स के साथ, उनमें से कई लोग जो हैं वो मेरे साथ फेसबुक पर भी हैं और व्हाट्सएप में भी हैं, तो वो तो यही कि उनके ऊपर इम्प्रेशन बहुत ख़राब गया है और उनका नहीं ख्याल कि यहाँ पर वो या उनका स्टाफ जो है वो बहुत सेफ महसूस नहीं कर रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आपको पता है कि ये जो इस तरह के जो रिलीजियस पार्टीज के लोग होते हैं काफ़ी जुनूनी पाए जाते हैं पाकिस्तान में। अब फ़र्ज करें आप, एक वैसे ही मैं फ़र्ज करने को कह रही हूँ कि अगर फ्रेंच एम्बेसी के सब लोग चले जाते हैं, सारे जितने भी वहाँ के सिटीजन हैं सब चले जाते हैं, लेकिन कोई जर्मन या कोई जो है वो यूके का या किसी और एम्बेसी का, इटालियन हो या कुछ भी हो, वो उसको अगर ये देख लेंगे तो ये क्या उसका पासपोर्ट देखेंगे के मारने से पहले? ये तो गोरी चमड़ी देख के मार डालेंगे। तो उस चीज़ से जाहिर है लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उसमें तो कहीं नहीं लिखा होता कि ये किस एम्बेसी के लोग हैं और ना ही ये बिलीव करेंगे कि वो लोग चले गए हैं। एक अजीब सी जहालत है जिससे जो थोड़ा बहुत इम्प्रेशन ठीक हुआ था पाकिस्तान का बीच में, वो दोबारा से ख़राब हो गया है। तो इसलिए वो लोग अपने एम्बेसीज तक या डिप्लोमेटिक इनक्लेव तक ही महदूद हैं और बाहर जाना ज़रा अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनका पासपोर्ट देख के नहीं मारेंगे, वो सिर्फ देखेंगे कि अच्छा ये गोरे हैं या ये गोरी हैं, और इसके लिए जो है वो F6 F7 और ये जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव के आसपास का इलाका है जहां मैरियट होटल आ जाता है, वो काफ़ी सेंसिटिव हुआ है और वहाँ पे लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान मुझे लग रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ TLP की या मजहबी जुनूनियों की ही नहीं है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अमजद अली ख़ान ने एक करारदाद भी पेश कर दी है और करारदाद में तहरीक लब्बैक का जो मौक़िफ़ है उसकी हमायत भी की है, और उन्होंने ये कहा है कि फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने पर बहस होगी। तो जब पाकिस्तान की कौमी असम्बली में ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जो भी एम्बेसीज हैं, उनका क्या रद्द अमल आप तवक्को कर सकती हैं? बिल्कुल सर, जाहिर है उनका जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव ही होगा, बजाय इसके कि गवर्नमेंट इसको फोर्सफुली इस चीज़ को रिजेक्ट करती और उन लोगों को समझाती या कंट्रोल करती। समझाने की तो खैर वो समझने वाली तो लगते नहीं मुझे, लेकिन उनको कंट्रोल करना चाहिए था। उसके बजाय अगर ये असेंबली में बैठ के और इसके ऊपर बातचीत करेंगे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये एग्री है इस बात से, कहीं ना कहीं चाहे 50% सही, लेकिन ये इस बात को ठीक समझ रहे हैं, जब भी तो डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम किसी बात को ठीक समझते ही नहीं है तो हम उसके ऊपर बात ही नहीं करते। तो ये बातचीत करके ये ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, क्योंकि सारी दुनिया से इन्होंने लोन उठा रखा है, कई चीज़ें इन्होंने, कंपनीज हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ कंपनीज तो हैं ही यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो बंद हो जाएंगी। और जो यूरोप में, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं, उनके साथ क्या सलूक करेंगे वहाँ के लोग? वो यही कहेंगे कि भाई ये बिल्कुल सही है कि अगर ये FATF में है
तो ये अपने करतूतों की वजह से हैं और इनको होना चाहिए FATF में, और हमें ग्रे से ब्लैक लिस्ट में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इमरान खान एक दिन कोई स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे दिन सुबह को उनके मिनिस्टर आते हैं, वो उससे बिल्कुल उलट स्टेटमेंट दे देते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी क्या हैसियत है कि वो एक दिन पहले कहेंगे कि सारे फायदे बताएंगे कि एम्बेसडर को ना भेजने का क्या फायदा है, और दूसरे दिन ही जो है वो शेख रशीद आके ये बताएंगे कि जी भेज देने का क्या फायदा है। उससे पता लग रहा है कि उनकी बात की कोई अहमियत नहीं है, और ये कुछ भी कहें इनकी बात मतलब पीछे कोई और है, जो गवर्नमेंट है वो कोई और चला रहा है। इमरान खान जो है वो सिर्फ सामने बैठे हैं, और उनकी इतनी भी पोजीशन नहीं है कि उनकी बात को लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट दें और कहें कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है तो उसी चीज को लेकर आगे बढ़ें। कुछ ही घंटों के बाद एक दूसरा कोई मिनिस्टर आता है और उनसे उलट बात करके चला जाता है। लेकिन पोजीशन काफी इन्होंने पाकिस्तानियों की खराब कर दी ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता कि अब कभी जब भी ये कोविड खत्म होगा और कोई पाकिस्तानी बाहर जाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जॉब के लिए हो या घूमने फिरने, उनको आसानी से कोई वीजा देगा या उनको आसानी से कोई वेलकम करेगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो और चाहे इवन अरब कंट्रीज UAE हो या कुछ हो। मुझे लग रहा है कि इन्होंने और ज्यादा लोगों के लिए लाइफ जो है उसको मुश्किल कर दिया है। देखिए, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये सिर्फ TLP का मामला नहीं है। पाकिस्तान की ख़ास तौर पर सुन्नी जो मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी ने इनकी हमायत की TLP की, हत्ता के मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से भी ये बात सामने आई कि उन्होंने भी एक तरह से इस मौक़िफ़ की हमायत ज़रूर की, और बहुत सारी छोटी छोटी सुन्नी जमातों ने हमायत की। तो उन सब का ये भी मौक़िफ़ था बीच में कि जैसे ये कोई ख़त्म नबूवत का मामला, हत्ता कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा, इंटीरियर मिनिस्टर माफ़ कीजिएगा, शेख रशीद ने कहा कि ख़त्म नबूवत का तो मैं ख़ुद भी चैम्पियन हूँ। तो भाई इस सारे मामले में तो आरजू ख़त्म नबूवत की तो बात ही नहीं हो रही, चूँकि इसमें तो ये तो झगड़ा ही नहीं है जो अहमदियों के साथ पाकिस्तान की आवाम का एक झगड़ा होता है जी कि वो ख़त्म नबूवत का मामला है। ये यहाँ तो फ्रांस में कार्टूनों का मसला है जिसमें ख़त्म नबूवत का तो कोई मामला ही नहीं है। अच्छा, ख़त्म नबूवत की भी इसको शक्ल दी जा रही है और साथ साथ सारे सुन्नी गिरोह इकट्ठे भी होते जा रहे हैं। ये दोनों बातें आपको कैसे नज़र आती हैं? सर, हमेशा से इनके डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं और मजहब को यहाँ पे हमेशा से मिसयूज किया गया है। जहाँ तक मैंने सुना है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये बिल्कुल बात सही है या नहीं, लेकिन काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि जब से ये सारा हंगामा शुरू हुआ है तो शेख रशीद साहब ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, और जो सिक्योरिटी बढ़ाई है उन्होंने और जो गार्ड्स रखे हैं वो सारे नॉन मुस्लिम हैं। इसलिए कि यहाँ पे तो आपको पता है, जैसे मैंने पहले कहा कि सलमान तासीर साहब का केस सामने है कि अपने ही गार्ड ने मार दिया, तो यहाँ पर तो इस तरह के जुनूनी फिर रहे होते हैं जो कि इस तरह उनको मार सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सारे नॉन मुस्लिम गार्ड्स ही रखे शेख रशीद साहब ने, जहां तक अभी तक न्यूज आई है। तो ये दोनों चीजों को ये